नो सर। नो सर। नो सर। क्या आ गया इसको? अभी देखो यार, नहीं हुई सर। नो वरी एक मिनट रुको सर, इसमें ना जस्ट अ मोमेंट। खाली ये कर लेता हूँ, देखो अभी हुई या नहीं हुई? नहीं हुई सर। नहीं हुई सर। सर। इसको क्या हो गया? होगी सर, होगी। होगी? नहीं सर, नहीं हुई सर। रुको यार, कई बार डिले होता है इसमें थोड़ा सा ना। अभी देखो, होगी हुई हो रही है या नहीं हो रही? नहीं हो रही सर। नहीं हो रही सॉरी सर। सर। होगी सर। नहीं हुई होगी? सर। नहीं हुई नहीं सर। सर। होगी। होगी सर, होगी सर, हो गई। चलो फिर ठीक है, आओ जी फिर। अगर हो गई है तो बढ़िया है फिर। ठीक है, देखो बट एक्चुअली ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब यही होता है, जैसे स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है ना? तो एक्चुअली होता ये है कि नॉर्मली इसके अंदर जो कंसेप्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, जो टॉपिक्स पढ़ते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हैं और इन डेप्थ भी होते हैं एक्चुअली। तो नॉर्मली हम लोग इसको ना तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं। तो जो पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसको हम कहते हैं फोर्स एंड फील्ड एक्चुअली। तो उसमें मेनली फोर्स बिटवीन द चार्जेस एंड फील्ड ड्यू टू चार्ज, उस पर थोड़ा हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। दूसरा हमारा टॉपिक होता है पोटेंशियल एंड गॉस लॉ। वो बेसिकली पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी और एक फ्लक्स का कंसेप्ट होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा बेस्ड होता है एक्चुअली। और तीसरा हमारा थोड़ा डिवाइस बेस्ड है एक्चुअली, कैपेसिटर के ऊपर। तो ये तीन पार्ट्स हैं बेसिकली। तो अब क्योंकि चार्ज बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहली बात तो चार्ज क्या होता है उसी को डिफाइन कर लेते हैं, देखो ना। तो ये होता क्या है, देखो जी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है जी, ड्यू टू विच अ बॉडी exerts or experience electric and magnetic phenomena। जैसे ना आपने डेली लाइफ में कुछ बेसिक से इलेक्ट्रिक फिनोमिना को आप ना कई बार देख सकते हो, करके देख सकते हो। जैसे मान लो आपके ड्राई हेयर है अगर एक्चुअली, तो आप क्या करोगे, जैसे कोई स्केल है ना, उसको रब कर लो ड्राई हेयर्स पे। फिर आप देखोगे कि वो छोटे छोटे पीसीज ऑफ जो पेपर के जो छोटे छोटे पीसीज हैं उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा एक्चुअली। तो ये एक इलेक्ट्रिक फिनोमिना है। या अगर आपके पास कोई बैलून है, उसको आप एक क्लॉथ से अच्छे से रब कर लो और फिर जब आप उसे दीवार पे चिपका के छोड़ोगे तो वहीं चिपका रह जाएगा। दैट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक फिनोमिना एक्चुअली, है ना। तो मतलब जितने भी ये इलेक्ट्रिक फिनोमिना हैं या जो मैग्नेटिक फिनोमिनाज हैं, ये सारे फंडामेंटली एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से जनरेट होते हैं जिसको हम बेसिकली चार्ज बोलते हैं एक्चुअली। लेकिन अगर आप देखोगे ना कि मुझे उस स्केल को या उस कॉम को ड्राई हेयर पे रब करने की क्या जरूरत है, मतलब बिना रब किए वो क्यों नहीं कर रहा एक्चुअली, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज नहीं है एक्चुअली। तो मतलब हाउ अ बॉडी गेट चार्ज एक्चुअली, वो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। हाउ अ बॉडी एक्वायर्स चार्ज। तो मतलब एक सीधी सी बात है कि भाई किसी भी बॉडी पे चार्ज अल्टीमेटली आता कैसे एक्चुअली, ना, जितना भी आपका मैटर है ना बेटा, देखो मैटर है जो भी, मैटर किससे बना हुआ है, एटम से। उसके अंदर एटम्स हैं और हर एक एटम में क्या क्या सिचुएशन है देखो।
हर एक एटम में एक तो होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स, पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा क्या होते हैं हमारे पास, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर फर्दर क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यस, प्रोटॉन्स, और यहां पे होते हैं न्यूट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन है, अच्छा वैसे इसको इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था वैसे, हाँ जी, जे थॉमसन। थॉमसन, वेरी गुड जी, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने तो नहीं, मेरे ख्याल से रुदरफोर्ड के नाम पे जाती है डिस्कवरी तो वैसे, प्रोटॉन की तो, है ना। और न्यूट्रॉन को किसने किया था, चैडविक। चैडविक। जेम्स चैडविक एक्चुअली, है ना, न्यूट्रल पार्टिकल। मतलब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, देखो जो जे थॉमसन थे उनके स्टूडेंट थे एक्चुअली रुदरफोर्ड, और रुदरफोर्ड के स्टूडेंट थे जेम्स चैडविक एक्चुअली, है ना। तो मतलब 3 जनरेशंस लग गई इसको डिस्कवर करने में, नियर अबाउट 35 इयर्स। मतलब जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ उसके बाद जब ये न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, तो यानी 35 साल लग गए हमें ये समझने के लिए कि एटम का टोटली इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है एक्चुअली। अब इसमें ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, देखो मतलब अगर इसमें देखा जाए तो पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना और जो प्रोटॉन्स है, एक नेगेटिव जरूर है एक पॉजिटिव जरूर है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है सेम है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन is same. A neutral atom contains, है ना, ये neutral atom contains ठीक है, जो neutral atom contains equal number of protons and electrons. इसका मतलब पता है क्या हुआ बेटा, कि ना नेचर में जब एक प्रोटॉन बनता है तो वो चार्ज के साथ ही पैदा होता है। तो चार्ज एक किस्म से ना प्रोटॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मतलब हम अगर चाहें तो प्रोटॉन को चार्ज दे नहीं सकते या उससे चार्ज छीन नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही पैदा होता है एक्चुअली। जब एक एटम बनता है तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्चुअली। तो यानी एटम अपने आप में एक न्यूट्रल एंटिटी होगी एक्चुअली। उन्हीं एटम्स को जोड़ के जब आप मैटर बनाते हो तो मैटर भी हमारे पास क्या हो गया बेटा, न्यूट्रल हो गया एक्चुअली। जब एक बात बताओ कि अगर मुझे मान लो कि ये मैटर को चार्ज करना है ना, जैसे कोई भी बॉडी है, टेबल है, पेन है, ये सारे न्यूट्रल हैं। अभी मान लो अगर मुझे चार्ज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ चार्ज करने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मुझे ये जो बैलेंस है ये बिगाड़ना पड़ेगा ना। भाई देखो बैलेंस्ड है ना, मतलब जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव है। तो मैं ये बैलेंस जो है वो डेफिनेटली क्या कर सकता हूँ, बिगाड़ सकता हूँ। तो यानी कि एक चार्ज्ड बॉडी में क्या फर्क होता है, अ चार्ज्ड बॉडी है ना, अ चार्ज्ड बॉडी will have unequal number of protons and electrons. जिस बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे वो क्या होगी बेटा, पॉजिटिवली चार्ज, और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है एक्चुअली। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे ये बैलेंस बिगाड़ना है तो इसका मतलब या तो किसी एक का नंबर बढ़ाना होगा या दूसरे का नंबर घटाना होगा।
Yes. तो ये जो बढ़ाने घटाने वाला काम है, ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के साथ कर सकते हैं या सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के साथ कर सकते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ऐसा क्यों? मतलब प्रोटॉन्स को क्यों नहीं हम लोग किसी मैटर में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते एक्चुअली? सर वो डीप सीटेड होते हैं। मतलब नॉर्मली जो प्रोटॉन्स है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो एक प्रोटॉन को किसी न्यूक्लियस के अंदर से निकालने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, उतनी एनर्जी डेली लाइफ के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो डेली लाइफ में जब भी आप किसी बॉडी को चार्ज करते हो, इसका मतलब साफ है, बहुत क्लियर मतलब है इसका, कि वो चार्जिंग हमेशा किससे होएगी बेटा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं आगे, ठीक है जी, जस्ट अ मिनट। हाँ, एस protons are inside the nucleus, the energy required to remove them is huge and is not available इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में तो बेटा इतनी एनर्जी हमारे पास आसपास हमें देखने को नहीं मिलती, ठीक है जी। देयरफॉर चार्जिंग ऑफ बॉडी is achieved by transfer of electrons। मैं एक ना रफ आइडिया देता हूं एक्चुअली। इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के लिए या ऐड करने के लिए आपको एनर्जी मान लो अगर 1 यूनिट चाहिए ना, तो प्रोटॉन के लिए वही एनर्जी पता है कितनी चाहिए? 10 लाख यूनिट चाहिए मिनिमम। तो मतलब आप देखोगे कि ये मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 10 टाइम्स चाहिए या 100 टाइम्स चाहिए या 1000 टाइम्स चाहिए एक्चुअली। वो वहां पे ना 10 लाख का फर्क है एक्चुअली। तो उतनी एनर्जी तो हमारे पास डेफिनेटली डेली लाइफ के अंदर हो ही नहीं सकती एक्चुअली, ठीक है जी। तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर आप किसी भी बॉडी को चार्ज करते हो, तो दैट इज ओनली ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है एक्चुअली, कि आप ये बोल सकते हैं अ बॉडी विथ excess electrons will be negatively charged, है ना जी। और दूसरा, a body with efficiency of electrons will be positively charged। तो देखो सीधी सी बात है ना, अगर आपको किसी बॉडी को बेटा नेगेटिव चार्ज देना है, तो यू हैव टू मेक एन अरेंजमेंट कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ सके। और किसी को पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो यू हैव टू मेक एन अरेंजमेंट कि उसके अंदर से आप प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है जी। तो देखते हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमारे को देखने को मिलती हैं। तो देखो जी, पहली प्रॉपर्टी ये है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज एक स्केलर है, तो यानी ये स्केलर की तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉलो करेगा बेटा जी, ठीक है। सेकंड, इट्स एसआई यूनिट इज, क्या होता है जी एसआई यूनिट? कूलम। ये किसके नाम पे है? जिन्होंने फोर्स बिटवीन चार्जेस डिस्कवर किया था, ठीक है जी। इट हैज 2 CGS यूनिट्स, ठीक है जी। वन इज
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, उसको शॉर्ट फॉर्म में ESU लिख देते हैं, नेम्ड एज स्टैट कूलम। बेटा बिल्कुल सही बात है, नेम्ड एज स्टैट कूलम। यहां पे आपको ना एक और चीज पता चलेगी, एंड कि हम लोग CGS यूनिट्स क्यों नहीं यूज करते। अनदर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में EMU लिखते हैं एक्चुअली, नेम्ड एज एब कूलम, है ना जी, नेम्ड एज एब कूलम। ठीक है जी। अगर आप इनका कन्वर्जन देखेंगे एक्चुअली, तो कन्वर्जन ये है कि जैसे 1 कूलम है ना बेटा, ये 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है, और ये 1/10 एब कूलम है। समझ रहे हो? तो ये सिचुएशन है, देखो मेरे पास, दिस इज व्हाट आई हैव। अच्छा, कोई एक आइडिया लगा सकता है कि भाई CGS यूनिट 2 क्यों है एक्चुअली? एनी आइडिया कि व्हाई देयर आर 2 काइंड ऑफ CGS यूनिट्स? ऐसा यूनिट थे हैं? एक्चुअली होता ये था ना, देखो एक्चुअली कई बार क्या होता है कि किसी चीज को समझने में ना हमें ना सदियां लग जाती हैं एक्चुअली। अगर आप ये देखोगे ना, चार्जेस को डिस्कवर कब किया गया था, तो मैं कहूंगा 2500 साल पहले। 2500 साल पहले ना ग्रीक्स ने डिस्कवर कर लिया था कि 2 अलग अलग मटेरियल्स को अगर आप रब करते हो एक दूसरे के अगेंस्ट, सो दे स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग ईच अदर। और अदर उस जमाने में ये देख के देखो यार, आज भी आप एक स्किन को रब करोगे अपने ड्राई हेयर से, और वो छोटे छोटे पेपर के पीसेस को जब अट्रैक्ट करेगा, तो देख के आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? ये बताओ, मजा आएगा नहीं आएगा? आज भी आएगा ना मजा। तो आप सोच के देखो यार, 2500 साल पहले, आज आपको आज भी मजा आता है, जबकि आपके पास वीडियो गेम्स भी हैं, आपके पास टेलीविजन भी है, एंटरटेनमेंट के आपके पास सैकड़ों तरीके हैं कि जिससे आप अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। 2500 साल पहले एंटरटेनमेंट के कितने तरीके होते होंगे एक्चुअली? तो 2500 साल पहले ना ये वाला जो मेथड था ना कि भी रबिंग करके वो अट्रैक्ट करते हैं, आप सोच के देखो कि ये एक तरह का जो एक्ट है ना, ये बड़ी बड़ी पार्टीज में, जैसे राजा महाराजा ने कोई यार पार्टी रखी है, तो वहां पे कोई साइंटिस्ट टाइप का बंदा रहा होगा, है ना, जो उस टाइम पे म्यूजिशियन टाइप से ही काउंट होता होगा, तो वो ये लोग काम करके दिखाते थे। मतलब 2500 साल पहले भी ये, मतलब आपको टेक्स्ट में मिल जाएगा कि उन्होंने डिस्कवर कर लिया था चार्जेस का। लेकिन ना इसको पूरी तरह से समझने में ना, मतलब मैं ये कहूंगा कि हमें ये पूरी तरह से ना पिछले 100 साल पहले ही समझ में आया थोड़ा सा। मतलब हमें 2500 साल लग गए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को पूरा समझने में, पर आज हमें पूरा समझ में आता है ये। तो पॉइंट ये है कि लोगों को पहले लगता था कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ना अलग टाइप के चार्जेस की वजह से होते हैं, और इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलग टाइप के चार्जेस की वजह से। उन्होंने फिर यूनिट सिस्टम भी अलग अलग रख लिए। ये तो बाद में क्लियर हुआ कि ये एक ही है। ये वैसा ही काम हो गया जैसा हीट के साथ नहीं हुआ था। उनको लगता था हीट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फिर उसका कैलोरी यूनिट डिफाइन कर लिया, फिर बाद में पता चला ये तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, पर उसका अर्ग नहीं रख सकते थे। वो अर्ग भी हो गया, कैलोरी भी हो गया, CGS यूनिट एनर्जी का, लेकिन ऐसा यूनिट एक ही है। तो इसीलिए फिर जब 1981 में मेरे ख्याल से इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया ना, फिर इन्होंने डिस्क्रिपेंसीज दूर कर दी। हमारे लिए कोई खास मतलब नहीं है, हमारे लिए बस इतना है कि जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो एक चैप्टर में, आपको EMU यहाँ पे कहीं नहीं दिखाई देगा, क्योंकि EMU मैग्नेटिक इफेक्ट्स ना मूविंग चार्जेस की वजह से होते हैं, और जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी वो स्टैटिक चार्जेस की वजह से हैं। तो इस करके हमारे को यहाँ पे इस चैप्टर में कहीं कहीं क्वेश्चन में स्टैट कूलम जरूर दिख जाएगा, एक आधा ही क्वेश्चन होएगा, वैसे तो कूलम ही हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअली। थर्ड प्रॉपर्टी देखो जी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी बेटा? जो थर्ड प्रॉपर्टी है, इट इज बेसिकली कि चार्जेस 2 तरह के होते हैं। It is of 2 types. 2 types. That is positive and negative. ठीक है जी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे क्या है हमारा? पॉजिटिव चार्ज है एक्चुअली। देखो इनको ना पॉजिटिव और नेगेटिव बोलने के पीछे भी एक कारण है। ये जो 2 तरह के चार्जेस हैं एक्चुअली, ठीक है, इनको पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों बोला गया? वनीला स्ट्रॉबेरी क्यों नहीं बोल दिया गया?
कि भी एक टाइप का नाम वलीना रखेंगे, दूसरे का स्ट्रॉबेरी रखेंगे? ऐसा क्यों नहीं बोल दिया गया एक्चुअली? ये टाइप ए टाइप बी क्यों नहीं बोला गया? इन्होंने ऑब्जर्व किया कि नेचर में ये जो दो तरह के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं ना बेटा, ये ना एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करने की कोशिश करते हैं? कैंसल करने की, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, अगर आप उन दोनों को एक ही जगह पे रख दो, एक के ऊपर एक रख दो, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा नेचर में कि वहां पे चार्ज है या नहीं है, जबकि वहां पे दो चार्जेस हैं एक्चुअली, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्योंकि कैंसलेशन टाइप का इफेक्ट रखते हैं, इसीलिए उन्होंने लगा कि भैया सबसे बढ़िया इफेक्ट क्या है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव रख दो। कैसे? जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है 5 कूलम और नेगेटिव चार्ज है आपके पास मान लो -3 कूलम, और एक ही जगह पे रखे हैं, तो आपको जो नेट इफेक्ट देखने को मिलेगा वो +2 कूलम की वजह से देखने को मिलेगा। मतलब आपको ये कभी फील नहीं होगा कि आपके पास 5 कूलम और -3 कूलम चार्जेस पड़े हैं वहां पे। आपको जो फील होगा वो सिर्फ ये होगा कि आपके पास एक 2 कूलम चार्ज पड़ा हुआ है वहां पे। इसीलिए उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव इसको डिफाइन कर लिया एक्चुअली। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या होता है जी, देखो, लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other। और unlike charges क्या हो जाते हैं जी? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक्चुअली, है ना। फिफ्थ देखो जी, a charge is always associated with mass, but mass need not be associated with the charge। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? एक्चुअली इसका मतलब ये हुआ कि देखो बेटा, हम ना चार्ज को मतलब हम लोग उस तरह से मतलब जनरेट तो नहीं कर सकते लैब में। हम लोग वो पार्टिकल्स जरूर जनरेट कर सकते हैं जिनके ऊपर चार्ज है। तो ये उस तरह से है कि एक पार्टिकल ना चार्ज के साथ ही पैदा होता है। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचर में हमें कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं मिलता जिसके पास चार्ज तो है पर मास नहीं है। पर उल्टा जरूर मिल जाता है कि मास है, चार्ज नहीं है। जैसे आप न्यूट्रॉन ही देख लो, क्या न्यूट्रॉन के पास चार्ज है? नहीं, पर उसके पास मास है। अगर आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को देखोगे जिनके पास, उनके पास मास भी है। तो यानी नेचर में ना हमें कोई ऐसा पार्टिकल नहीं मिलता जिसके पास चार्ज है लेकिन मास नहीं है एक्चुअली। तो इसका मतलब अगर कहीं पे चार्ज है तो डेफिनेटली वहां पे मास भी होगा ही होगा। तो ये हम लोग हमेशा बोल सकते हैं एक्चुअली। अच्छा, इसका मतलब ये भी हुआ कि जब आप किसी बॉडी को चार्ज करोगे, तो चार्ज करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन्स निकाल लोगे या आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल दोगे। तो क्या ऐसा करने से बॉडी का जो मास है वो अफेक्ट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। होगा सर। होगा सर। होगा। क्यों नहीं होगा मुझे बताओ। माइन्यूट। भाई सीधी सी बात है, कोई बॉडी है, अब उसमें से 50 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे तो 50 इलेक्ट्रॉन के बराबर का मास उसमें कम नहीं हो गया? हाँ जी सर। या 50 इलेक्ट्रॉन आप डाल दोगे तो 50 इलेक्ट्रॉन के बराबर का मास उसके अंदर बढ़ नहीं गया? तो मतलब इस लाइन का मतलब ही वही है एक्चुअली। अच्छा, सिक्स्थ पॉइंट अगर हम देखें, ठीक है जी, चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी is independent of speed of body and frame of reference। speed of body and frame of reference कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई जैसे चार्ज है वो रेस्ट पे है, जैसे क्यू से डिनोट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम चार्ज को, अगर ये मूव भी कर रहा होगा तब भी आप इसको क्या बोलेंगे? क्यू ही बोलेंगे। इसी तरह से यू हैव एन ऑब्जर्वर, ठीक है जी, जो रेस्ट पे है। देन यू हैव अनदर ऑब्जर्वर जो मूव कर रहा है। अच्छा, जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है उससे ये कैसा नजर आएगा चार्ज? उससे तो मूविंग नजर आएगा ना चार्ज, ऐसे उल्टे डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन की वजह से। तो बेशक से उसको वेलोसिटी अलग नजर आएगी, लेकिन उसको
चार्ज कितना नजर आएगा, सेम। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसको कोई भी देखे और कैसी मर्जी सिचुएशन में देखे, उस पर चार्ज क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। लेकिन क्या मास के लिए भी ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। मास के लिए ऐसा नहीं होता है। मास जब रेस्ट पे होता है तो वो होता है एम नॉट, और वही मास अगर मूव कर रहा हो तो हो जाता है एम। क्या आपको पता है कि भैया ये जो मास है एम, ये किसके बराबर हो जाता है? ठीक है जी। तो ये हो जाता है हमारा रिलेशन। इसमें जो एम नॉट है ना, एम नॉट को पता है क्या बोलते हैं? रेस्ट मास। और सी क्या है जी यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट। हाँ जी, हाँ जी, कितनी होती है? 3 into 10 is to power 8. 10 is to power 8. नहीं नहीं, ये थोड़ी होती है यार। 299 792 458 मीटर पर सेकंड होती है। अच्छा हाँ, उसको अप्रोक्सीमेटली वैसे लिख लेते हैं एक्चुअली, बट एग्जैक्ट वैल्यू तो यही होती है। चलो जी, खैर, तो ये मेरे पास हो गया जी। देखो स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में तो एक चीज तो क्लियर है, अगर मास की स्पीड कम हो स्पीड ऑफ लाइट से तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट कंसेप्चुअली अगर सोचा जाए, जब हम लोग रेस्ट पे होते हैं और भाग रहे होते हैं या गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं, तो जब हम जा रहे होते हैं तो हमारा मास ज्यादा होता है जब हम मूव कर रहे होते हैं, और जब हम स्टेशनरी होते हैं तो हमारा मास क्या होता है? डेफिनेटली कम होता है एक्चुअली। और ये होता है कि हमारी स्पीड डेली लाइफ में स्पीड ऑफ लाइट के आसपास भी नहीं पहुंचती, तो इसलिए हमें फर्क नहीं पता चलेगा। लेकिन जो ये पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये जब मूव करते हैं तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और आप उसके केसेस में मास का ये जो स्पीड के साथ इफेक्ट है वो कई बार इग्नोर नहीं कर पाते एक्चुअली। ठीक है जी। हालांकि ये जो टॉपिक होता है कि मास स्पीड के साथ चेंज करता है, इसको ना रिलेटिविटी का टॉपिक बोलते हैं। आइंस्टीन ने ये रिलेशन डिस्कवर किया था। अब क्योंकि हम लोग वो कंसेप्ट नहीं पढ़ते, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसलिए हमारे सिलेबस में जहां कहीं पे भी ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या जो पार्टिकल ये मूव करेंगे, तो हम ये वाला इफेक्ट क्या करेंगे बेटा? इग्नोर करेंगे कि मास स्पीड के साथ चेंज होता है। देखो चार्ज तो होता ही नहीं है चेंज किसी के हिसाब से भी। मास होता है, जरूर होता है, बट वो वाला इफेक्ट हम लोग क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज वी डोंट स्टडी दैट कंसेप्ट। इट्स नॉट ओनली अबाउट मास, और भी बहुत सारी चीजें है ना। फिर काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आप पढ़ते हो, हाफ एम वी स्क्वायर, उसमें भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो वो चीजें हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली नहीं डिस्कस करते। इसके बाद आप देखो जी, सेवंथ इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, सेवंथ प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या चीज है जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की अगर बात करें तो ये कहता है जी, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, for an isolated system, net charge on the system is conserved. Net charge on the system is conserved. इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर देखा जाए तो ये ऐसे है, जैसे मान लो हमारे पास ना दो बॉडीज हैं बेटा, लाइक दिस। इसके ऊपर हमारे पास मान लो +7 कूलम चार्ज है, और इसके ऊपर मान लो -2 कूलम चार्ज है। ठीक है जी, 7 कूलम -2 कूलम। अब मान लो कि आपने क्या किया कि इनको ना आप क्लोज ले आए एक दूसरे के, कुछ आपने किया इनको एक दूसरे के अगेंस्ट रब रूप, तो मान लो कहीं से कहीं कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया एक्चुअली, कॉन्टेक्ट में ले आए, कंडक्शन करा लिया, कुछ करा लिया, तो आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर चले गए एक्चुअली। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हो गया, इनको कॉन्टेक्ट में ले आए तो जब आपने ऐसा किया, उसके बाद फाइनली इन पे चार्जेस होंगे कुछ, हमें नहीं पता क्या होंगे, बट देयर विल बी सम चार्जेस ऑन इट। सेपरेट कर दिया जाए आपने। अब तो मान लो इन पे फाइनली चार्जेस मेरे आ गए, इस पे आ गया Q1, इस पे आ गया Q2, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहां पे बेटा Q1 और Q2 का सम किसके बराबर हो जाना चाहिए? 7 - 2 यानी कि 5 कूलम के बराबर हो जाना चाहिए।
मुझे ये नहीं पता Q1 कितना आएगा, मुझे ये भी नहीं पता Q2 कितना आएगा फिलहाल, लेकिन मुझे ये पता है कि Q1 और Q2 का सम किसी भी हालत में यहाँ पे 5 कूलम से डिफरेंट नहीं हो सकता। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? ठीक है ना, दैट्स व्हाट इट मींस एक्चुअली। इसमें एक चीज और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग से कंजर्व नहीं होता। क्या कंजर्व होता है? टोटल चार्ज, है ना। टोटल चार्ज को आप कंजर्व कर सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कंजर्व नहीं कर सकते। एक और पॉइंट जो यहाँ पे आप देख सकते हो वो पता है क्या है, देखो, ठीक है ना। तो एग्जांपल्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन नेचर। देखो नेचर में ना हमें दो एग्जांपल्स मिलते हैं, एक को हम बोलते हैं पेयर एनहाइलेशन, ठीक है जी। तो ये पेयर एनहाइलेशन क्या होता है, देखो जी, नेचर में एक ऐसा रिएक्शन देखा गया है कि जैसे एक पॉजिटिव चार्ज में भी जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन का ना एंटी पार्टिकल होता है, उसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं एक्चुअली। क्या बोलते हैं जिसको? पॉजिट्रॉन। मतलब उसपे ना पॉजिटिव चार्ज होता है, बाकी सब कुछ सेम है, मास वही जो इलेक्ट्रॉन का होता है एक्चुअली। तो होता ये है कि कई बारी ना जैसे ये आ रहे हैं तो आते हुए ये मिल जाते हैं एक दूसरे से, और मिलने के बाद सिचुएशन पता है क्या हो जाती है, ये दोनों गायब हो जाते हैं और इनकी जगह क्या बन जाता है, इनकी जगह एनर्जी रिलीज हो जाती है ना। इनकी जगह क्या हो जाती है जी, एनर्जी रिलीज हो जाती है। देखो समझ रहे हो, तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, ये देखो जी। तो ये हमारे पास कहलाते हैं गामा फोटोन्स एक्चुअली। तो अगर आप ध्यान से देखो इसमें, अगर मैं देखूं कि एनर्जी कंजर्वेशन कैसे काम कर रहा है, देखो आप खुद सोच के देखो, व्हाट इज फाइनल चार्ज ओवर हियर? जीरो, क्योंकि गामा फोटोन्स पे चार्ज ही नहीं होता, और इनिशियल चार्ज भी टोटल क्या था बेटा? जीरो ही था ना एक्चुअली। दूसरा इसके अंदर एग्जांपल पता है क्या है, देखो परफेक्ट एग्जांपल है दूसरा, उसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं जी? पेयर प्रोडक्शन। मतलब ये ना नेचर में होने वाले दो फिनोमिनाज हैं, इनकी एग्जैक्ट डिटेल्स तो खैर आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है ज्यादा जानने की। तो ये पेयर प्रोडक्शन क्या है वो मैं बताता हूं, देखो, है ना जी। हाई एनर्जी फोटोन, ये मेरे पास है हैवी न्यूक्लियस। जब एक हाई एनर्जी फोटोन एक हैवी न्यूक्लियस से मूव करता है ना, तो वहां पे पता है क्या जनरेट हो जाते हैं बेटा? इंटरेस्टिंग बात देखो, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जनरेट हो जाते हैं। उल्टा प्रोसेस है उसका। ऊपर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे में एनहाइलेट करके और उसकी जगह एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, और नीचे क्या बता रहा है कि एनर्जी जो है वो बेसिकली चार्जेस में जनरेट होगी। तो अगर आप देखोगे यहां पे भी जो क्यू फाइनल है वो जीरो है, और क्यू इनिशियल भी आपके पास क्या था? जीरो था। ये न्यूक्लियस कहीं गया नहीं है, न्यूक्लियस वही है, बट मोमेंटम कंजर्व करने के लिए इस न्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है। तो बिना न्यूक्लियस के तो ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। ऊपर वाली प्रोसेस पे न्यूक्लियस की कोई जरूरत नहीं है। ये दो वो एग्जांपल्स हैं जहां पे हमें ये पता चलता है कि चार्ज पार्टिकल्स किस तरह से मिलके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और किस तरह से एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स में जनरेट हो जाती है। तो वैसे तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं, बट इनके ज्यादा डिटेल्स हम लोग नहीं पढ़ते, सिर्फ इनको कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नेचर में हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। कोई पूछे हमारे से तो हम बोल सकते हैं ना कि देयर आर टू प्रोसेसेस इन द नेचर, पेयर एनाहिलेशन एंड पेयर प्रोडक्शन, जहां पे हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्लियरली देखने को मिलता है। ठीक है जी। इसके बाद जो एट्थ प्रॉपर्टी है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रादर, उसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ, हाँ जी, चार्ज। ये क्या हुआ भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? किसी को आइडिया है?
कभी पढ़ा है? चलो, होल नंबर वैल्यूज ही होंगी। होल नंबर वैल्यूज मतलब कैसे? चार्ज ऑन अ बॉडी is an integral multiple of ठीक है जी, E here, ये जो E है इसकी वैल्यू 1.6 नियरली 10⁻⁻19 कूलम होती है एक्चुअली। ठीक है जी, इसके बराबर हो जाती है 1.6 इसके बराबर। तो इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं कि जो किसी भी बॉडी का चार्ज है वो प्लस माइनस एन ई होगा, और एन यहाँ पे क्या है बेटा? एक इंटीजर। एन इज बेसिकली एन इंटीजर। ठीक है जी, तो एन मेरे पास यहाँ पे एक इंटीजर नंबर हो गया एक्चुअली। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना एक और चीज जो सोचने वाली है वो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये ना माइनस ई के बराबर होता है, यानी कि 1.6 10⁻⁻19 कूलम होएगा माइनस साइन के साथ, और चार्ज ऑन प्रोटॉन किसके बराबर होएगा? वो बेसिकली प्लस ई के बराबर। तो इसको जानने के बाद अब आप समझ सकते हो कि इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। ऐसे सोच के देखो बेटा, किसी भी बॉडी से जब आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करोगे तो क्या आप हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, मतलब इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड एज अ होल। तो एक चीज सोच के देखो कि अगर मैं किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, तो यानी क्या होएगा मेरे पास कि भाई या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज होएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज होएगा, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज होएगा। कैन आई हैव दैट चार्ज इक्वल टू 3.5 इलेक्ट्रॉन्स? नहीं ना। दैट्स व्हाट इट मींस बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी चार्ज जो है किसी भी बॉडी पे वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होएगा, है ना। वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो डिपेंड करता है कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं या डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात समझ आई मेरे? कि इट विल बी ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये ना एक और चीज हमें बताता है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज आता ही क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन हाफ, 1/3, प्रपोर्शंस भी नहीं कर सकते ना। तो उसको आप एज अ होल ही ट्रांसफर कर सकते हो, या तो आइदर इट विल बी ट्रांसफर्ड और इट विल बी नॉट ट्रांसफर्ड बेसिकली। एक और चीज जो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो ये है कि एज charge is always associated with mass charging a neutral body will change its mass by, तो मास में चेंज कितना आएगा देखो जी, प्लस माइनस n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना चेंज आएगा बेटा? ठीक है जी, n माने तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, me क्या हो गया? मास ऑन द इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? इसके बराबर हो जाता है एक्चुअली। प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा? हाँ जी, ये बता दो बस अब लास्ट में, व्हेन यू विल हैव प्लस, व्हेन यू विल हैव माइनस। हाँ जी, जब जब इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो प्लस, जब हाँ निकाल देंगे सर तब माइनस। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो प्लस होएगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे तो माइनस होएगा। ये बात तो आपने बोल दी। जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होएगी, नेगेटिवली चार्ज? नेगेटिवली चार्ज। यानी कि अगर आपके पास मान लो 2 आइडेंटिकल बॉडीज हैं, मान लो ए और बी, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल हैं, मतलब इनिशियली बोथ आर न्यूट्रल, सेम साइज, सेम मास, एवरीथिंग सेम। आपने एक बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और दूसरी बॉडी को उतना ही नेगेटिवली चार्ज कर दिया, तो ये बोल सकते हैं ना, जिसको नेगेटिवली चार्ज किया उसका मास फाइनली ज्यादा होगा, और जिसको पॉजिटिवली चार्ज किया उसका मास क्या होगा? कम हो जाएगा। ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बिल्कुल बोल सकते हैं ना एक्चुअली, इस तरह से बिल्कुल बोल सकते हैं जी। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और चीज जो है, देखो वैसे तो हमारा ये हो गया है,
एक लास्ट पॉइंट और लिख देता हूं मैं, उसके बाद इसके ऊपर ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं एक्चुअली। ठीक है जी। तो इसकी जो 9th प्रॉपर्टी है वो देखो जी क्या है, whether a charge is stationary or moving or accelerating decides the type of phenomena produced by the charge। ठीक है जी। देखो बड़ी सीधी सी बात है एक्चुअली ना, ये चार्ज यहाँ पे लिख देते हैं देखो जी, और ये फिनोमेना है। ठीक है जी। अगर मान लो कि हमारा जो चार्ज है ना बेटा स्टेशनरी है, तो वो सिर्फ ना इलेक्ट्रिक फिनोमेना जनरेट करेगा। दूसरा है मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वो इलेक्ट्रिक के साथ साथ कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक भी करेगा। और तीसरा है एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग में इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट भी आएंगे। ठीक है, एंड ईएम वेव्स भी आएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर नटशेल में देखा जाए ना तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि भैया हमारा जो चार्ज है ना, चार्ज एक ही है। मतलब ये नहीं है कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं या कुछ उस तरह से है। सो देयर इज ओनली वन चार्ज एक्चुअली। तो चार्ज वही है। द ओनली थिंग इज कि डिपेंडिंग अपॉन इट्स ओन स्टेट, उससे डिसाइड होता है कि भैया ये चार्ज हमारे लिए क्या करेगा। मतलब ये चार्ज हमारे लिए इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, या साथ के साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है ना। अगर आप देखेंगे ना +2 का ना 70% सिलेबस क्या होने वाला है ना, वो इसके ऊपर है। मतलब शुरू में ना +2 में आप ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इफेक्ट्स पढ़ते हो, ये तकरीबन ना ऑलमोस्ट 2 महीने चलता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर। 3 पार्ट है ना, 3 चैप्टर हो गए एक्चुअली इसके अंदर। उसके बाद आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो जिसमें चार्जेस इन मोशन पढ़ते हो। फिर आप उसके ना मूविंग चार्जेस के इफेक्ट्स पढ़ते हो, जो आपने शायद उसमें भी पढ़े होंगे 10th क्लास में। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट्स थोड़े बहुत पढ़ते हैं कंसेप्चुअल से। तो वो चीजें यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हो आप, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ चार्जेस या करंट्स बेसिकली। उसके बाद फिर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए वो टॉपिक पढ़ते हो। ईएम वेव्स आपके पास पूरा एक टॉपिक होता है एक्चुअली यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे ना +2 का 70% सिलेबस इज रिलेटेड विद चार्ज एंड इट्स इफेक्ट्स, है ना। तो ये वाला पोर्शन ही मेनली रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे। बाकी जो बच जाता है वो थोड़ा बहुत मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स बच जाता है, बट दैट्स इट, दैट्स द सिलेबस एक्चुअली। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो जी हमने ये तो कर लिया। अब एक काम करते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्चुअली, है ना। तो क्वेश्चन नॉर्मली जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज पे तो डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको नॉर्मली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे ही मिलते हैं, और तो कुछ क्वेश्चन मिलते हैं ना एक्चुअली। ठीक है जी। पहला देखो जी, अ बॉडी एक्वायर्स +1 कूलम चार्ज। ठीक है जी। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ठीक है जी। बताओ जी कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे बेटा।
जी बोलो। So 6.25 into 10 raised to power 18. देखो वो सीधा है ना एक्चुअली कि भाई आप सीधा सीधा क्या बोल सकते हो, देखो इसको यही बोल सकते हो ना कि एस क्यू किसके बराबर हो जाता है, सिंपली एन ई के बराबर हो गया ना। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे वो सिंपली हो जाएगा ना क्यू बाई ई। तो क्यू कितना है आपके पास 1 और ई कितना होता है 1.6 10 रेज टू पावर माइनस 19। इसको आप ऐसे लिख लोगे ना 10/16 और इधर हो गया 10 पावर प्लस 19। तो ये कितना हो जाएगा देखो 5/8। थोड़ी कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है, और ये भी इतनी टफ नहीं है। 5/8 0.625 हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो 6.25 10 रेज टू पावर प्लस 18 है ना, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। मैं ना आपसे एक बड़ा छोटा सा सवाल पूछता हूँ एक्चुअली, है ना, प्रॉब्ली यू विल बी एबल टू आंसर इट। एक सीधी सी बात बताओ यार कि ना ये जो इतना बड़ा नंबर आ गया, तो ये छोटा नंबर है या बहुत बड़ा नंबर है एक्चुअली, पहले तो ये सोच लो। हाँ भाई बहुत बड़ा। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर है एक्चुअली, है ना। बात बताओ कि अगर मैं 1 कूलम चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? प्रैक्टिकली भी फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा एक्चुअली। इसका मतलब क्या ये कहना ठीक है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो कंसेप्ट है ये तब तक तो आपको इजीली विजिबल होगा जब तक बॉडी का चार्ज बहुत कम है। बॉडी का चार्ज कम होने से मेरा मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 15 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। लेकिन अगर बॉडी के ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा है तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलता। कहां से देखने को मिलेगा? आप सोच के देखो ना यार, किसी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज है, मैं कहता हूं इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लो या ऐड कर दो, तो प्रैक्टिकली तो चार्ज 1 कूलम ही रह जाएगा ना, क्योंकि जो डिफरेंस आएगा भाई इलेक्ट्रॉन का खुद का चार्ज कितना है 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। इसका मतलब समझते हो, डेसिमल के बाद 19वें प्लेस पे जाके नॉन जीरो डिजिट आ रही है, ये मतलब हुआ ना। तो आप सोच के देखो कि 1 कूलम चार्ज में से आप एक ऐसा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करो जिसमें डेसिमल के बाद 18 जीरो है और फिर 19वें प्लेस पे नॉन जीरो डिजिट आ रही है, तो यानी वो जो चेंज आ रहा है वो डेसिमल के बाद 19वें प्लेस पे आ रहा है, उससे पहले कोई चेंज ही नहीं है। तो आपको क्या फर्क पता चलेगा? कोई फर्क नहीं पता चलेगा। इसलिए ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब तक चार्ज कम है तभी तक प्रैक्टिकली विजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी एक्चुअली। बट दैट डजंट मीन कि इट डजंट एग्जिस्ट। वो एग्जिस्ट करती है, वो ठीक है कि बड़े चार्जेस के केस में वो यूजफुल नहीं है ना। एग्जिस्ट करना और यूजफुल होना दो अलग बातें होती है। एग्जिस्ट जरूर कर रही है, चाहे बड़ा चार्ज हो या छोटा चार्ज हो, ट्रांसफर तो एक इलेक्ट्रॉन ही होएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो ठीक है जी। A body acquires minus 1.6 coulomb charge, है ना, minus 1.6 coulomb charge. Find the change in the mass of body. Change in the mass of body. बताओ जी कितना आएगा बेटा चेंज? कितना चेंज आएगा? Sir, 9.1 into multiply 10 raised to power minus 12 kg. देखो यहाँ पे भी ना आपको जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए पहले वो निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बाय ई, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो गया 1.6 और ई हो गया 1.6 10 रेज टू पावर माइनस 19। तो ये 10 रेज टू पावर प्लस 19 हो गया। इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। चेंज इन मास कैसे निकलेगा? अच्छा ये माइनस चार्ज आया है तो ये प्लस आना चाहिए, यहाँ पे माइनस आना चाहिए। मास ये बढ़ा होगा कि घटा होगा? बढ़ा होगा, बढ़ा होगा। तो ये बेसिकली 10 रेज टू पावर 19 और ई कितना हो गया 1. सॉरी नॉट ई, हाँ इतने, सॉरी ई नहीं एम ई, मैं भी गलत कर रहा हूँ ना, देखो मास निकाल रहा हूँ ना एम ई। तो ये हो जाएगा 9.1 10 रेज टू पावर माइनस 31। तो कितना आएगा बेटा देखो ये 9.1 10 रेज टू पावर माइनस 12 kg। अच्छा अगर आप देखोगे मतलब हम बोल जरूर देते हैं कि भैया चार्ज की वजह से मास चेंज हो जाएगा। एक्चुअली बॉडी को चार्ज करोगे तो मास उसका चेंज होगा, पर प्रैक्टिकली कभी चेंज होगा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं होगा ना।
मैं एक और चीज बताऊं, डेली लाइफ में ना किसी भी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज नहीं आ सकता। डेली लाइफ में ज्यादातर चार्जेस जो बॉडीज के ऊपर आते हैं वो ज्यादातर नैनो कूलम के ऑर्डर के होते हैं, या माइक्रोकुलम, मैक्सिमम माइक्रोकुलम ही होता है, मिलीकुलम भी नहीं आता किसी पे। वो बात और है कि क्वेश्चंस में आपको जो मर्जी देता रहूं मैं, मतलब इट्स नॉट इन डेली लाइफ, इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव अ चार्ज ऑफ 1.6 कूलम ऑन एनी बॉडी। तो मतलब आप सोच के देखो कि डेली लाइफ में इतने बड़े चार्जेस नहीं होते, पर अगर इतना बड़ा चार्ज आप दे भी देंगे तो भी मास में चेंज जो है वो क्या है बेटा, नेग्लिजिबल है। अच्छा, मैं ये जब बातें बोलता हूँ ना, ये मैं बातें जब बोलता हूँ तो इनके पीछे एक रीजन होता है एक्चुअली। होता क्या है कि आगे जाके हम क्वेश्चंस करते हैं, मान लो कोई मास रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, अब उसमें क्या है कि मैंने बॉडी को चार्ज किया, तो बच्चे के दिमाग में सीधा सवाल आता है कि सर आपने चार्ज किया तो मास भी तो चेंज हुआ होगा। बिल्कुल ठीक है, चार्ज किया तो मास चेंज होगा, बट क्या वो चेंज कंसिडरेबल होगा या नहीं होगा? हाँ भाई, सोच के देखो, नहीं होगा ना। तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। देखो, अगर कोई मुझसे पूछता है भी कितना मास चेंज होगा, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया, मैंने निकाल के बता दिया, पर वो मास का चेंज मुझे प्रैक्टिकली कंसीडर करना है या नहीं करना, वो डिसीजन भी तो करना है ना। तो आप सोचो कि अगर कूलम के ऑर्डर तक का चार्ज है, बिल्कुल कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई कहे कि मैंने 10⁻15 कूलम चार्ज दिया बॉडी को, तो फिर मास का चेंज किलोग्राम्स में आ जाएगा ना कुछ, फिर डेफिनेटली कंसीडर करना पड़ेगा, पर उतना कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है कोई इस तरह का। चलो जी, खैर, देखो जी, हमने ये तो देख लिया कि किसी भी बॉडी को मतलब जो चार्ज होता है वो क्या होता है। अब यहाँ पे ना हमारे पास डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग होते हैं बेटा, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो इसमें सबसे पहले तो वही मेथड हम लोग यूज करेंगे जो सबसे पुराना मेथड है जी। कौन से वाला जी? चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन तो नहीं है, रबिंग। नहीं, कंडक्शन कैसे हो सकता है, रबिंग ही हो सकता है ना यार। उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन का भी बड़ा रोल है, तभी मैंने आपको ड्राई हेयर बोला। वेट हेयर्स में वो काम नहीं होगा बेसिकली, है ना। चार्जिंग बाय रबिंग या चार्जिंग बाय रबिंग या मेथड ऑफ रबिंग भी बोल सकते हैं इसको एक्चुअली, चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है जी। तो चार्जिंग बाय रबिंग जो है वो बेसिकली क्या होता है, देखो, व्हेन two bodies say A and B of different material are rubbed against each other, heat is generated due to work done by friction force. ठीक है जी। This heat helps in transfer of electrons between A and B. Due to this, they acquire charge, है ना। ड्यू टू दिस दे एक्वायर चार्ज। समझते हैं जी कहानी को जरा थोड़ा सा। जैसे मान लो आपके पास ना दो बॉडीज हैं बेटा, ए और बी, इस तरह से जी, ए और बी आपके पास, बड़ी अच्छी बात है एक्चुअली। अब इसमें पता है क्या है, देखो कि आप ना इनको रब कर रहे हो एक दूसरे के अगेंस्ट, इस तरह से, ठीक है जी, यू आर रबिंग इट। मान लो ए के अंदर ना जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स में, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बी के कंपैरिजन में क्या है जी, कम है, और इसमें है टाइटली बाउंडेड। तो होता ये है कि रब करने से जो फ्रिक्शन है वो जो हीट जनरेट करेगा ना, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां से कहां ट्रांसफर हो जाएंगे बेटा, ए टू बी। ए टू बी।
तो अगर ऐसा हुआ तो ए पे कौन सा चार्ज आएगा, ये बताओ पहले तो फिर। पॉजिटिव चार्ज, Positive. ए Positive. पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी पे Negative. नेगेटिव। क्या ये कहना भी ठीक है, बी पे उतना ही नेगेटिव आएगा जितना ए पे पॉजिटिव? Yes. Yes, sir. बोल सकते हैं ना ऐसा? तो मतलब जितना कि जितना हमारे पास ए पे पॉजिटिव आएगा उतना ही बी पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इस पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये फिनोमेना हमारा कराता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसको नाम भी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यहाँ पे चार्ज है या कंडक्शन ऑफ चार्ज है जो ए से बी हुआ है, और फ्रिक्शनल का मतलब यहाँ पे वही फ्रिक्शन ही है बेसिकली। तो आप देख सकते हैं कि हेयर्स का ड्राई होना कितना जरूरी है एक्चुअली। अगर ड्राई नहीं होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो उतनी हीट जनरेट नहीं होगी, उतनी हीट जनरेट नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे। आप ट्राई करके भी देख सकते हैं, है ना? अपने सूखे बालों में स्केल को रब करके देखो, पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो रहे नहीं हो रहे हैं। फिर बाल गीले कर लो या उनमें ऑयल लगा लो और फिर करके देखो आप, तो देखना कि आपको इजीली दिखा जाएगा। अच्छा, हमारे पास ना कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं जहां पे आपको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगी आराम से। तो एग्जांपल्स ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, तो कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं यहाँ पे। वो कौन से एग्जांपल्स हैं देखा जाए तो पहला एग्जांपल क्या है? फर्स्ट एग्जांपल, a scale rubbed against dry hairs attracts small pieces of paper। ठीक है, स्केल हो या कॉम्ब हो, वो बात बेसिकली बात एक ही है एक्चुअली। metal chains are suspended from vehicles carrying inflammable, है ना, carrying inflammable material to avoid sparks due to। कभी आपने देखा है ये असली में देखा है कभी कि जैसे आपने देखा होगा ये पेट्रोल वगैरह जो कैरी करते हैं, इनके ट्रक से चेन्स लटक रही होती हैं एक्चुअली। हैव यू सीन एनी टाइम, मतलब कभी देखा है? हाँ भाई, कभी नहीं देखा? अगली बार देखना, है ना। ये ना नॉर्मली क्या करते हैं आपने देखना कि ये ना चेन्स लटका के रखते हैं, पतली पतली चेन्स होती हैं मेटल की, और वो चेन्स की लेंथ इतनी होती है कि दे आर जस्ट टचिंग द ग्राउंड एक्चुअली। क्योंकि पॉइंट पता है क्या होता है? देखो ये एक सीधी सी बात है, आपने शायद नोटिस किया हो, ये ना न्यूज़पेपर में भी आया अभी पिछले 15 दिनों, मेरे ख्याल से अभी हफ्ता या 10 दिन पहले, कि बहुत सारे लोगों को ना करंट लग रहा है आजकल। मतलब किसी भी सरफेस को टच करते हैं उनको करंट लग रहा है। आपने भी कभी नोटिस किया होगा या कभी अच्छा हुआ पता है क्या? देखो मतलब हमने भी ये बड़ा नोटिस किया, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो कहते पापा करंट लग गया, पापा करंट लग गया, है ना। पहले तो मैंने चलो वैसे इग्नोर किया, बट उनको बहुत फ्रिक्वेंटली लग रहा था। क्योंकि हुआ ये ना, अचानक से वेदर ना ड्राई हो गई। ड्राई वेदर होने की वजह से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है, मतलब बहुत जल्दी बॉडीज थोड़ा बहुत चार्ज एक्वायर कर रही हैं। उस केस में क्या होता है ना कि जैसे मान लो आपके अंदर चार्ज आ गया, अब आप किसी को टच करोगे, जैसे किसी मेटल को टच करोगे या किसी दूसरे इंसान को टच करोगे, तो आपकी बॉडी से वो चार्ज ना उस मेटल के अंदर या उस दूसरी बॉडी में जाने की कोशिश करता है, जहां पे भी उसे कंडक्टिव पाथ मिल गया। तो फिर वो जब एकदम से फ्लो करता है आपको करंट लगता है। अच्छा, आपने कभी देखा होगा कि जैसे आप ना कभी ये नायलॉन की या पॉलिस्टर की आप टी शर्ट्स या क्लोथ्स डालते हो, तो उसमें से ना चढ़ चढ़ की आवाजें आती हैं एक्चुअली, है ना। या कभी हो सकता है आपने स्पार्क भी देख ली हो कि टी शर्ट में स्पार्क हो गया जी एकदम। एक्चुअली होता ये है कि जो पॉलिस्टर है ना या इंसुलेटर है, क्योंकि ये इंसुलेटर है, तो किसी वजह से भी फ्रिक्शन की वजह से अगर इसमें चार्ज आ गया ना, तो वो चार्ज ना स्टोर हो जाता है, उसको मौका नहीं मिलता। तो जब आप उस क्लोथ को मूव कराओगे तो उसको मौका मिल पाता है डिस्चार्ज होने का, तभी इस करके फिर वो उस तरह की आवाज, चढ़ चढ़ की आवाज या बेसिकली स्पार्क्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं एक्चुअली। तो अचानक से अगर वेदर ड्राई हो जाए, फ्रिक्शन की वजह से चार्जिंग होने की एक टेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
अब आप सोच के देखो ना, एक व्हीकल पेट्रोल कैरी कर रहा है, हजारों लीटर पेट्रोल कैरी कर रहा है। अब वो जब मूव कर रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो उसकी बॉडी पे, उस व्हीकल की बॉडी पे चार्ज आने की टेंडेंसी है या नहीं है? है। अगर वो चार्ज आ गया, किसी वजह से स्पार्क हो गया और थोड़ी सी भी आग लग गई, वो तो ऑलरेडी आग लगने का सामान ही कैरी कर रहा है ना। तो क्या होएगा अल्टीमेटली? होना कुछ नहीं है जी, उसका धमाका हो जाना एक्चुअली, है ना। तो मतलब उसकी खुद की सेफ्टी है ना, और लोगों की भी सेफ्टी है। तो इसलिए वो लोग पता है क्या करते हैं, मेटल की चेन लटका देते हैं। तो उससे होता ये है कि जब वो चेन कांटेक्ट में रहती है ना, तो फिर वहां पे, एक सेकंड बेटा, ये ना ऑफिस से फोन आया, एक सेकंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। ओके जी। अच्छा बेटा, एक ना ये अनाउंसमेंट ये है कि तुम्हारी ना 11:40 से 11:05 तक तुम्हारी ब्रेक है, 25 मिनट्स की ना। तो आप 11:40 पे, जब आपकी अभी हम क्लास खत्म करेंगे तो आप क्लास खत्म कर देना, पर 11:05 पे आपको दोबारा से री लॉग इन करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये एक ब्रेक दिया हुआ है बीच में 2 क्लासेस के बाद। चलो जी, खैर। तो एक्चुअली वो लोग ना नॉर्मली चेन लटका के रखते हैं, ताकि जब कोई व्हीकल मूव कर रहा है, अगर उस पर चार्ज आ भी गया, तो वो चेन्स के थ्रू क्या करेगा बेटा, वो चार्ज ना अर्थ में चला जाएगा और स्पार्किंग हट जाएगी। एक लास्ट पॉइंट और लिख देता हूँ, छोटा सा पॉइंट है एक्चुअली। कभी एयरप्लेन में बैठे? हाँ भाई, यस सर। हाल फिलहाल तो शायद मौका ना मिला हो, बट कभी बैठेंगे भी। एक चीज सोच के देखो यार, एयरप्लेन की तो स्पीड अच्छी खासी नहीं होती होगी, है? तो उस पर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कितना सारा इफेक्ट होता होगा? होता नहीं होगा? तो बड़ा सारा चार्ज एक्वायर कर लेता होगा। तो उसके चार्ज को कैसे डिस्चार्ज करते हैं? उसके टायर्स को कंडक्टिंग बना देते हैं एक्चुअली, तो अवॉइड। मतलब होता क्या है, कई बारी चीजों के पीछे ना इतनी ज्यादा साइंस या फिजिक्स लगी हुई होती है कि हम चीजों को एंजॉय तो करते हैं, बट हम ये नहीं समझ पाते कि उसके पीछे कितने कंसेप्ट हैं। आप सोच के देखो यार, आप सोचते हो कि मैं तो यार सिंपल एक प्लेन की मैंने राइड लेनी है एक्चुअली, है ना, मैं तो प्लेन में बैठ के जाना है कहीं पे, मतलब दैट कुड बी सो डेंजरस एक्चुअली। प्लेन जब एयर में चलेगा उतनी ज्यादा स्पीड से, उसकी बॉडी में इतना ज्यादा चार्ज एक्वायर हो जाएगा कि अगर हम उसके टायर्स को, प्लेन के टायर्स को परफेक्ट इंसुलेटर बनाएं, क्योंकि रबड़ तो वैसे ही इंसुलेटर होती है, अगर परफेक्ट इंसुलेटर बनाए ना, तो जो भी आदमी प्लेन से उतरेगा ना, आप सोचो प्लेन की बॉडी में बहुत ज्यादा चार्ज है, तो आपके कांटेक्ट में है जब आप उतर रहे हो, और जैसे ही आप ग्राउंड पे रखोगे, तो वो बॉडी का जो चार्ज है प्लेन की, वो आपके थ्रू अर्थ में जाने की कोशिश करेगा। तो आपको मे भी हो सकता है हजारों वोल्ट का झटका ही लग जाए। मतलब आदमी प्लेन की राइड लेने गया तो उतरते हुए जो है बेसिकली उसको झटके लग सकते हैं करंट के, इतने तगड़े तगड़े। तो इन चीजों को अवॉइड कैसे किया जाता है? आपने कभी देखा होगा कि प्लेन में, अगर आपने कभी प्लेन देखा होगा गौर से, तो उसकी टेल्स पे, उसके विंग्स पे ना नेल्स लगी होती हैं एक्चुअली, अगर आप कभी भी देखना। अच्छा, वो नेल्स उसकी कोई सुंदरता नहीं बढ़ा रही प्लेन की, रादर वो उसको थोड़ा सा ना बदसूरत ही बना रही हैं। तो मैंने जब पहली बार देखा, तो मतलब जब मेरे को नहीं समझ में आता था, तो मुझे लगा, मैंने ये पता नहीं क्यों किले से इन्होंने छोड़ दी बाहर, है ना, इसको काट ही देते, सुंदर लगता प्लेन एक्चुअली। वो नेल्स ना हवा में ही चार्ज को लीक करने के लिए होती हैं। वो फिनोमिना हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में तो पढ़ नहीं पाएंगे एक्चुअली। उसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। और दूसरा काम वो टायर्स को कंडक्टिंग बना के करते हैं कि जैसे ही प्लेन हमारा टच करेगा ग्राउंड को, तो जो प्लेन के ऊपर चार्ज थोड़ा बहुत बच भी गया होगा ना, वो बेसिकली हो जाए। अब प्लेन से चेन तो लटका नहीं सकते ना, ट्रक से तो लटका दी तुमने चेनें, अब प्लेन से कैसे चेन लटकाएंगे बताओ, है ना, वो तो पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। तो वो टायर्स को कंडक्टिंग बना देते हैं एक्चुअली, समझ आ गई बात है। और भी कई जगह पे आपको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल जाता है, बट ये एग्जांपल्स काफी हैं, यू विल बी एबल टू रिलेटेड एक्चुअली। तो फिर इसके ना 2 और मेथड होते हैं बेटा चार्जिंग के। एक होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, एक होता है बाय इंडक्शन। वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आप लोग फर्स्ट आरपीएस मेरे ख्याल से कर पाएंगे, अगर आप करना चाहें तो। वो सिर्फ चार्ज की प्रॉपर्टीज के ऊपर ही बेस्ड है मेरे ख्याल से। पहली आरपीएस, फर्स्ट आरपीएस कर लेना आप, ठीक है बेटा। चलो जी, फिर किसी को कुछ पूछना तो नहीं? बंद कर दूं फिर? हाँ जी, इट्स प्रॉपर्टी की स्लाइड हमें दिखा। अभी कुछ भी मटेरियल नहीं मिला। यस सर। कोई मटेरियल नहीं मिला?
नहीं सर, इसके लिए तो फिर बस एलेक्स में फोन वोन Ninth करेंगे, बता property देंगे। बता दो। हैं? नाइन्थ Ninth प्रॉपर्टी सर मिल जाएगा बेटा, 1-2 दिन में भेजा होगा ना उन्होंने, फिर आगे पीछे हो जाता थोड़ा। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर जो जेट फिलिंग में वो नोजल लगाते हैं वो भी इसी रीजन की वजह से ही लगाते हैं, किसमें? मतलब उससे जो मेटालिक नोजल लगाते हैं जेट फिलिंग से पहले। कौन सी फिलिंग से पहले? सर जब प्लेन्स में पेट्रोल और वगैरह फिल करते हैं तो नहीं, उससे नोजल पहले। का तो अलग रोल होता है। नोजल का तो वो बर्नौली प्रिंसिपल टाइप से होता है ना, नोजल का रोल वो नहीं होता एक्चुअली। वो तो मेटल को तो फैब्रिकेट करना आसान है ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, पेट्रोल भी भरते हो आप जैसे, यस सर। वो एक अलग चीज होती है एक्चुअली। नोजल आर फॉर डिफरेंट पर्पसेस एक्चुअली, है ना। लीकेज ना हो, अच्छे से कनेक्टिविटी हो, वो एक अलग चीजें होती हैं। वो अलग चीज है एक्चुअली। मतलब जैसे नोजल वहां पे तो कोई उस तरह का पर्पस नहीं है मुझे तो, बाकी कोई स्पेसिफिक नोजल हो मुझे पता भी नहीं है उसके बारे में, पर मेरे हिसाब से नोजल्स में तो कुछ नहीं करते वहां पे, हम पंगे क्यों लेंगे एक्चुअली उस तरह के। नहीं सर वो मेटालिक वो ऑब्जेक्ट सा अटैच करते हैं ना, उससे वो पोटेंशियल का कुछ होता है। मेटेलिक से फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली। रादर पता है क्या आपको मैं बताऊं, जितने भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स है ना, उनमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी रिलेटिवली कम होती है, रिलेटिवली। जो नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे इंसुलेटर्स, उनमें ज्यादा होती है। पता है क्यों? इंसुलेटर पे अगर चार्ज आ गया ना बेटा, वो बेचारा ना डिस्चार्ज नहीं हो पाता। बात समझ रहे हो? यस सर। मेटेलिक बॉडी का चार्ज इधर उधर रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो इंसुलेटर में दिक्कत ये है कि चार्ज आपने जहां पे रख दिया ना बेटा, वो वहीं रह गया। पर मेटल के अंदर क्या होता है कि जैसे प्लेन है, वो मान लो मेटल का बना हुआ पूरा, जैसे प्लेन तो मेटल का ही होता है मोस्टली। तो प्लेन के जो मेटेलिक पार्ट्स है ना, वो उस पर थोड़ा सा चार्ज दोगे वो पूरे प्लेन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, स्पार्किंग के चांसेस कम हो जाते हैं एक्चुअली। पर वहां पे जो इंसुलेटिंग पार्ट्स होंगे मेटल के, इंसुलेटिंग पार्ट पे जो चार्ज आ गया वो वहीं रह जाता है। तो जब वो अकमुलेट होता है तो स्पार्किंग के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यानी इंसुलेटिंग पार्ट से चार्ज को डिस्चार्ज करना वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी होता है। मेटल से तो डिस्चार्ज करना बहुत आसान है ना, क्योंकि मेटल पे चार्ज आराम से फ्लो कर पाता है एक्चुअली, इधर से उधर निकल जाएगा जैसे। तो ओके दैट इज सर। द रीजन एक्चुअली। तो मतलब अगर ये कह रहे हो कि भाई हम उसको, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कोई खास इन्वॉल्व नहीं है ना नोजल में। यस सर। हाँ ठीक है, मेटल की नोजल आप बनाते हो, वहां पे वैसे भी मेटल है, क्योंकि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वैसे भी कम होगी वहां पे। हाँ मे बी अगर आप इंसुलेटर की बनाएंगे तो शायद ज्यादा होगी एक्चुअली, मे बी बिकॉज ऑफ दैट, है ना। चलो खैर ठीक है बेटा, हो गया जी, बंद कर दो फिर इसको। चलो जी फिर, है ना, ब्रेक। हाँ जी नहीं सर आपने कहा जैसे मास चेंज होता है वेलोसिटी के साथ, फिर हमने हमें पढ़ा था कि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो फिर फंडामेंटल नहीं कब पढ़ा रहेगा था, कब पढ़ा था? सर वहाँ फर्स्ट चैप्टर नहीं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में। नहीं कि नहीं, mass- वो एक्चुअली ये ना एक्चुअली हुआ ये कि मतलब आप ये लगा लो कि 19th सेंचुरी के एंड तक सारी दुनिया को यही लगता था कि मास चेंज नहीं होता, टाइम भी चेंज नहीं होता ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ। फिर आइंस्टीन बाबा जी आ गए, आइंस्टीन बाबा जी ने कहा कि टाइम और मास रिलेटिव होते हैं एक्चुअली, और उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला एक्चुअली। पर पॉइंट पता है क्या है, देखो देयर आर टू थिंग्स एक्चुअली, कि अगर आप आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हो, और दूसरा है कि जब आप नहीं पढ़ते हो, पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आपको मास को क्या लेना चाहिए, कांस्टेंट ही लेना चाहिए। अगर आप पढ़ते हो तो उसका बेसिक पॉइंट वहां पे बेसिक प्रॉपर्टी में है कि भी मास विल चेंज विद दैट। अच्छा आप सोच के देखो ना, मैंने 11th क्लास में कहीं पे इस बारे में ज्यादा कोई जिक्र किया नहीं किया, पर 12th में करना पड़ रहा है, क्योंकि 12th में आई एम कंपेयरिंग चार्ज विद मास। तो मैं चार्ज और मास के डिफरेंसेस बता रहा हूं आपको, तो ये डिफरेंस मेरे को कोट करना ही पड़ेगा, जो है सो है बेसिकली। वो बात और है कि क्या मैं ये मास का जो वेलोसिटी के साथ फॉर्मूला है इसको कहीं पे इस्तेमाल करूंगा, मे आई विल नॉट एक्चुअली। मेरे को नहीं लगता +2 के सिलेबस में कोई भी क्वेश्चन होगा जहां पे आपको इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। बस ठीक है, आप कंसेप्चुअली आपको पता चल गया कि मास वेलोसिटी के साथ चेंज करता है। तो मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी का डजंट मीन कि भी मतलब फंडामेंटल से मैं मतलब नहीं समझा कि फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि वो चेंज नहीं हो सकता, मतलब डज इट मीन कि वो चेंज नहीं हो सकता है। मतलब फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, कि फंडामेंटल का मतलब ये क्या ये है कि वो चेंज नहीं हो सकता। मतलब ये डिपेंड करता है ना कि हाउ यू डिफाइन फंडामेंटल। अगर आप फंडामेंटल को ऐसे डिफाइन करते हो कि वो चेंज नहीं हो सकता, फिर तो यस मास फंडामेंटल नहीं है। पर अगर आप फंडामेंटल को किसी और सेंस में डिफाइन करते हो, जैसे हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज डिफाइन किया यूनिट्स एंड डायमेंशन में, तो मास अभी भी फंडामेंटल है, क्योंकि
मैंने जो 7 क्वांटिटीज का फंडामेंटल सेट बनाया, वो फंडामेंटल सेट जो है मेरे पास, है ना, वो किसी और से डिराइव नहीं हो सकता ना। बात समझ आई नहीं समझ में आई? यस सर। है ना, मतलब फंडामेंटल डजंट मीन कि वो चेंज नहीं हो सकता। क्या लेंथ नहीं चेंज हो सकती? आपको तो एक्चुअली हम लोग पढ़ते नहीं है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपको पता है, जैसे ही मेरे पास पेन है, जैसे मान लो ये, इसकी लेंथ कितनी है ये भी इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। बात समझ रहे हो? यानी ये पेन अगर स्टेशनरी है और यही पेन अगर मूव कर रहा हो, तो मूविंग पेन की लेंथ कम होती है, उसको बोलते हैं लेंथ कंट्रैक्शन। समझ रहे हो? इसी तरह से अगर मैंने मान लो घड़ी डाली हुई है और मैं भागना शुरू कर दूं, तो मेरी घड़ी की स्पीड कम हो जाएगी, उसको बोलते हैं टाइम डायलेशन। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, रेस्ट मास, मूविंग मास, ये सारे ना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कंसेप्ट्स हैं, हम लोग पढ़ते नहीं है एक्चुअली, हमें जरूरत भी नहीं है एक्चुअली मैं बताऊं, होता बहुत इंटरेस्टिंग है जो आइंस्टीन ने दिया, एटलीस्ट जो शुरू वाला पार्ट था, बाद में तो ना कॉम्प्लेक्स हो जाता है एक्चुअली, बट इंटरेस्टिंग जरूर है लेकिन टफ बहुत होता है। तो इसीलिए उन्होंने कभी भी इसको +2 के सिलेबस में डालने की कोशिश नहीं की, तो उन्होंने हमेशा +2 के सिलेबस के बाहर ही रखा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। और ठीक भी है, जरूरत क्या है, +2 में पढ़ने के लिए ऑलरेडी बहुत टॉपिक है, +1 +2 में ऑलरेडी इतने टॉपिक हैं, तो फिर जरूरत ही नहीं है, फिजिक्स का सिलेबस ऑलरेडी ओवर ही है, मतलब ज्यादा ही है, मतलब रिलेटिवली इसमें से और एक आधा टॉपिक ले जा सकते हैं हायर स्टडीज में, जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली, बस ये है कि हमें लेकिन ये चीज डिफरेंस जरूर याद रखना चाहिए। एक होता है ना कि सिर्फ डिफरेंस याद रखना, एक होता है कि डिटेल में जाना। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, हमने करना क्या है उसका डिटेल में जाके पता चल गया, ठीक है जी, है ना जी, ओके जी, चलो फिर धन्यवाद जी, ओके जी, गॉड ब्लेस यू, Thank you, sir. So